नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि सीबीएसई पीजीटी हिंदी के अंतर्गत हम एक दो जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज हम इसमें एक टेस्ट जो यहाँ पर मैंने आपके बीच में रखा है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारियाँ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मॉक टेस्ट जो है ना ही बहुत ज़्यादा आसान है और ना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब बिल्कुल सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक टेस्ट आपको बनाने की कोशिश की है ताकि आप अपनी तैयारियाँ जो हैं वो सही ढंग से करते रहें। और मॉक टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे। मॉक टेस्ट का मतलब यही है कि आप पढ़ रहे हैं और आपकी पढ़ाई के लिए जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको एक मोटिवेशन देने के लिए, थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए कि इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं, इनको आपको पढ़ना है। ये चीज़ें आपने ध्यान में हमेशा रखनी है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह बहुत ही सरल हो गया। अगर आज के समय में मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न पत्र आपके बीच में ले आता हूँ तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि उससे मोराल भी डाउन हो जाए कि यार हमें जो है इस तरीके के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ एक प्रश्नों को रखा गया है। एक बार आप इसको कीजिए। आई होप कि डेफिनेटली आपका जो विश्वास है वो ऊपर की ओर ही बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को और देखते हैं किस प्रकार के इसमें प्रश्न हैं। इसमें ज़्यादा मैं विस्तार से आपको नहीं बताऊंगा, जो जो भी चीज़ें हैं उसको आप सिंपली देखते रहिएगा। पहला प्रश्न है, देखिए, स्थापना और तर्क से रखा गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अपभ्रंश में जो प्रवृत्तियां बीज रूप में विद्यमान थी वे ही पुरानी हिंदी के दौर में आकर पूर्णतः पल्लवित हुई, इसलिए भाषा शास्त्रीय दृष्टि से दोनों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। तो ये बात तो अपने आप में क्या हो गई, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो ये गलत हो जाएगा पहले वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में गुणात्मक भाषाई अंतर आ चुका था। यहाँ पर लिखा है अंतर नहीं है। ठीक है, तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में अंतर था। ठीक है, अपभ्रंश जहाँ संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर बढ़ रही थी, वहीं पर आप देखते हैं कि पुरानी हिंदी जो है पूरी तरह वियोगात्मक ही रही है। ये एक बड़ा अंतर था, इसलिए ये कथन यहीं पर ही आपका गलत हो गया। तो जहाँ पर ए गलत है और आर जो है वो सही है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो एक में ही ऐसा ऑप्शन है तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आपको जो दूसरा कथन है ये खुद ब खुद पता चल गया कि ये सही है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो इसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सही पूर्व पश्चिम वर्गीकरण जो है उसका अनुक्रम क्या है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा ध्यान देंगे कि जो मागधी अपभ्रंश से पूर्व में रही आपकी असमिया, बांग्ला, उड़िया और पश्चिम की तरफ बढ़ने पर मिलती है बिहारी, मगही और भोजपुरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहारिया, उड़िया, बांग्ला और असमिया, ये हो जाएगा पूर्व में। अगर पूछें पश्चिम की तरफ बढ़ने पर तो वहाँ पर हो जाएगा मैथिली, मगही और भोजपुरी, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो पश्चिम से पूर्व या भाषाई भौगोलिक विस्तार के क्रम में बिहारी आएगी, फिर उड़िया आएगी, फिर आपकी क्या आ जाएगी इसमें बांग्ला एंड लास्ट में असमिया। ऐसे करके आप इसको ढंग से याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों के वर्गीकरण में अकारांत बहुला और ओकारांत बहुला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, और इसके अनुसार कन्नौजी व बांगरू क्रमशः किस वर्ग में आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा गया है यहाँ पर, देखिए। तो ये किया था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। कन्नौजी को ओकारांत माना उन्होंने और बांगरू को उन्होंने आकारांत उदासीन बहुला माना है। ये बात आप इसके बारे में याद रखेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने पश्चिमी हिंदी का जो है सूक्ष्म विभाजन किया, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी इन्होंने ओकारांत बहुला रखी। ठीक है, जैसे आप ओकारांत से याद रखेंगे कि जैसे गयो, आयो, है ना, ये वाली। जबकि खड़ी बोली और बांगरू यानी कि जो हरियाणवी रही उसको इन्होंने क्या माना था, अकारांत माना। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चौथा प्रश्न है, देवनागरी लिपि के सुधार के इतिहास में तिलक फॉन्ट 1904 का संबंध किससे था और इसका मूल उद्देश्य क्या था। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका संबंध तिलक फॉन्ट यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो केसरी पत्र रहा, देखिए, उसके लिए अक्षरों की संख्या घटाकर 190 टाइपों का एक संग्रह बनाना था ताकि देवनागरी में छपाई जो है वो क्या हो सके, सुगम हो सके। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये यहाँ पर सही हो जाएगा कि देवनागरी के मानकीकरण और इसके प्रिंटिंग की समस्या को हल करने के लिए जो है बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्र के लिए जो है अक्षरों की संख्या को क्या कर दिया था, सीमित कर दिया था। ठीक है, ओके, और इसी को ही तिलक फॉन्ट कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, स्वनिम व्यवस्था के अंतर्गत अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में मूल क्रियात्मक
जो अंतर है वो क्या होता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, अल्प प्राण के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम, ठीक है, निकलती है, जबकि महाप्राण वायु में क्या होती है, फेफड़ों से निकलने वाली वायु का वेग और मात्रा ज़्यादा रहती है। यही इसका अंतर हो जाना था। ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में क्रिया के संपादन के काल और कारकों का तार्किक अनुक्रम जो है वो क्या है। ठीक है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, क्रिया के संपादन के काल और कारकों का तार्किक अनुक्रम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिया और काल की बात हो रही है ना, कि काल और कारकों का तार्किक। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूतकाल मारा, फिर कर्ता कर्म एंड लास्ट में करण। ठीक है। मारा क्या है, भूतकाल का सूचक है। कारकों का क्रम इसी प्रकार से है, राम ने, तो राम क्या हुआ, कर्ता हो गया। ठीक है। और रावण को यानी कि कर्म को, ठीक है, बाण यानी कि कर्ण, जो कर्ण से है, साधन किया मतलब मारा, ठीक है, बाण से यानी कि कर्ण कारक इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया इस तरीके से सही इसका क्रम, इसको भी आप ध्यान रखें। हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न भी आपको जो है वो परीक्षा में पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के अनुसार शब्द की उस शक्ति को क्या कहते हैं जहां वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के पीछे छूट जाने पर एक चमत्कारी अलौकिक अर्थ का बोध होता है। तो चमत्कारी अलौकिक अर्थ जहां पर रहता है वो होती है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति, इसको आप सभी लोग जानते हैं। तो विश्वनाथ ने माना है कि जब जो आपकी अभिधा हो गया, जिसको हम सांकेतिक अर्थ भी कहते हैं या मुख्यार्थ जिसको बोलते हैं, ठीक है, अभिधा और लक्षणा यानी कि जो लक्षित अर्थ है, ये अपना कार्य करके क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, और तब जो वृत्ति या जिस वृत्ति से विलक्षण अर्थ का बोध होता है उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। गार्सदतासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी 1839 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सही है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था, यह भी सही बात है। कवियों का काल विभाजन और युगीन प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण इसमें नहीं किया गया था। ठीक है। इसमें हिंदी और उर्दू के 738 कवियों का विवरण है, जिसमें से केवल 72 कवि ही हिंदी के थे। ये बात सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो विभाजन और युगीन प्रवृत्तियों का निरूपण नहीं था, बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्णक्रम पद्धति है ना, ये रही है। ये वैज्ञानिक जो है वो हो ही नहीं सकती, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गोरख जगायो जोगु भक्तु बगायो भक्ति बगायो लोगु, तुलसीदास की कवितावली की इस पंक्ति का ऐतिहासिक और सामाजिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि नाथ संप्रदाय के हठ योग और रहस्यवाद की शुष्कता ने आम जनता को ईश्वर के सहज रागात्मक मार्ग यानी कि भक्ति से दूर किया था, जिसके कारण समाज में वैराग्य की विकृति आ गई थी, ये माना जाता है। ठीक है, इसका अर्थ। तो तुलसीदास का मानना क्या था कि जो नाथों की जो कठिन साधना रही, वामाचार रहा, ठीक है, हठ योग के कारण जो है समाज में प्रेम और भक्ति के रस का जो अकाल पड़ गया, ठीक है, लोग संसार और घर बार को छोड़कर भाग रहे थे, इससे सामाजिक ढांचा जो है वो कमज़ोर हो गया था। यही बोला गया कि भक्ति आंदोलन ने इसी शुष्कता को जो है दूर करने का प्रयास किया। तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। ओके। खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की भाषाई विशिष्टता के संदर्भ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या मत है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके बारे में क्या बोलते हैं। खुसरो की भाषा पूरी तरह से साहित्य का भ्रंश है, ऐसा भी नहीं कहा। भाषा में केवल अरबी का प्रभाव है, ऐसा भी नहीं बोला। खुसरो केवल दरबारी कवि थे, ये भी नहीं कहा। इसने कहा कि खुसरो ने पहली बार जन भाषा को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करके उसे फारसी के समकक्ष खड़ा किया था। तो जन भाषा क्या थी उस वक्त, खड़ी बोली और ब्रज का जो लोक रूप था वो रहा। ठीक है। और खुसरो आदिकाल के ऐसे कवि रहे जिन्होंने लोक मनोरंजन के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो दिल्ली और आसपास के लोग बोल रहे थे, इसलिए इसको जनभाषा नाम दिया गया है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो यही आपको याद रख लेना इससे, जो राम कुमार वर्मा मानते हैं। भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित संप्रदायों और उनके आचार्यों का सुमिलित कूट के चयन करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर देखिए श्री संप्रदाय, तो ये आप सभी लोग जानते हैं रामानुजाचार्य रहे, यानी कि एक के साथ 2 हो जाएगा। ब्रह्म संप्रदाय ये मध्वाचार्य का हो जाएगा, तो 2 के साथ 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही ये 2 लग रहे हैं। रुद्र ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा,
ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये साम नहीं है, ठीक है, ये सनकादि संप्रदाय निम्बारक का, ये दोनों ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, बार बार ये आ जाता है। कबीर के दार्शनिक चिंतन में रहस्यवाद के जो 3 स्वर, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कबीर के दार्शनिक चिंतन में जो रहस्यवाद के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। पहला प्रश्न तो आपका यहाँ पर ही बन जाएगा। इसके बाद साधनात्मक, भावनात्मक और वैचारिक, ये मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है वे क्रमशः कहाँ से प्रभावित हैं, यानी कि उसने साधनात्मक रहस्यवाद किससे लिया, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साधनात्मक जो रहस्यवाद ये नाथों के हठ योग से इसने लिया, भावनात्मक जो रहस्यवाद इसने लिया सूफियों के प्रेम तत्व से, और जो वैचारिक इसने रहस्यवाद की बात की वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से लिया है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है, इसको इस तरीके से याद रखें। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इनको आपने ध्यान रख लेना है कि कबीर की साधना में जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और कुंडलिनी चक्र जो है ये किसकी देन है? ये नाथों की देन है, जो कि साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। ऐसा प्रश्न आपको फिर से पूछा जा सकता है कि साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इस साधना में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और कुंडली चक्र जो है इनकी बात हम करते हैं। जबकि आप देखते हैं भावनात्मक रहस्यवाद में इसमें आत्मा और परमात्मा की बात रहती है, जिसके प्रति विरह और दाम्पत्य भाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये सूफियों से लिया था उसने। ठीक है, और लास्ट में जो है आपका जो वैचारिक है वो कहाँ से लिया? ये इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत जो रहा है उससे लिया है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि ना, जल में कुंभ, कुंभ में जल, ये वाली पंक्ति कही थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये इन्होंने वेदांत के अद्वैत से प्रेरित होकर जो है चीज़ें ली थी। तो अलग अलग जगह से कबीर ने अलग अलग चीज़ें ग्रहित की हैं। इन बातों को आप एक बार ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 13वां। शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण करते समय रीति सिद्ध शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, और नगेंद्र का इस वर्गीकरण पर क्या आक्षेप है? तो यहाँ पर ये बात बोली गई है यहाँ पर। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे, इन्होंने रीतिकाल को केवल 2 भागों में ही विभक्त किया, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। रीति सिद्ध नाम नहीं आया। रीति सिद्ध वर्ग जो है ये बाद में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, और जिसमें बिहारी को रखा गया था। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो शुक्ल ने रीतिकाल को केवल 2 ही श्रेणियों में रखा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी जैसे कवियों को जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखा, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे पर उनकी कविता जो है उन्हीं नियमों के बंधन में बंधी रही। ठीक है, और ये इसने एक तीसरी श्रेणी बनाई थी जिसे नगेंद्र ने भी अपने साहित्य इतिहास में स्वीकार किया था। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और नगेंद्र ने ही यहाँ पर कवियों का जो वर्गीकरण किया है, देखिए वो जो काव्यांग निरूपण के आधार पर किया था। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। घनानंद की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का प्रयोग वैचित्र्य के कवि हैं। वे शब्दों के वाच्यार्थ को मत कर एक नया अर्थ पैदा करते हैं। यह मत किस समीक्षक का है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संदर्भ में कहा है कि इनकी भाषा की प्रौढ़ता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। 1857 की क्रांति और हिंदी नवजागरण के अंतः संबंधों पर विचार करते हुए किस आलोचक ने यह प्रतिपादित किया कि हिंदी नवजागरण का केंद्र बनारस और अवध का इलाका था और यह मूलतः किसान विद्रोहों की चेतना से जुड़ा हुआ था? तो ये बात कही थी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। इसको आप ध्यान में रखेंगे। रामविलास शर्मा ने अपनी जो आलोचना में ये बात कही कि जो बंगाली नवजागरण की तुलना में हिंदी नवजागरण जो है वो अधिक लोकोन्मुखी और सामंत विरोधी था। ठीक है, ये याद रख लेना है, रामविलास शर्मा ने ये बात कही थी। और इसका संबंध इन्होंने 1857 के जो जन उपहार और अवध के किसानों के जो आर्थिक संघर्ष रहे, देखिए उस दौरान ये बात इन्होंने कही। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन ने तत्कालीन पत्रकारिता में क्या नया प्रतिमान स्थापित किया? तो इन्होंने पहली बार गद्य के नए, स्वच्छ और व्यवहारिक रूप, जिसमें इन्होंने कहा हिंदी नई चाल में ढली, को सामने लाया तथा गद्य में स्वदेशी आंदोलन व राष्ट्रभक्ति के विचारों को पिरोया था। ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ है ये, देखिए कालचक्र में लिखा था ना कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, यही याद रखना है आपको इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर? यहाँ पर लिखा है, देखिए, छायावाद के दार्शनिक आधार के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद पर शैव दर्शन का और सुमित्रानंदन पंथ पर अरविंद दर्शन का जो प्रभाव दिखाई देता है उसके क्रमशः प्रामाणिक साक्ष्य किन कृतियों में दिखाई पड़ते हैं? तो इसके जो साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं प्रसाद की कामायनी, आनंदवाद और पंथ की लोकायतन व स्वर्णधूलि पर। ठीक है,
तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं शैव दर्शन का प्रभाव कमाई नहीं पर रहा, और अरविंद दर्शन जिसका जो पंथ पर आधारित था, ठीक है, तो ये लोकायतन और स्वर्णधुली में दिखाई पड़ता है। इस बात को आप याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सामान्य से प्रश्न है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रगतिवाद और मार्क्सवाद के संबंध में कौन सा कथन साहित्यिक दृष्टि से अकाट्य माना जाता है? तो उन्होंने एक ही बात कही थी, देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद या मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ये बात आपको सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। और जो आपका ये है, जो प्रगतिवाद है, ये वर्ग संघर्ष पर आधारित है, सर्वहारा की क्रांति के सिद्धांतों को ये मानता है, ठीक है, जिसमें नागार्जुन हो गया, केदारनाथ अग्रवाल हो गए, मुक्तिबोध जैसे कवि जो है इसमें गिने जाते हैं, जो आपके प्रगतिवादी रहे हैं, ठीक है। हालांकि मुक्तिबोध बाद में प्रयोगवाद में भी रहे, आप ये कहेंगे, लेकिन उनमें स्वर जो है प्रगतिवादी ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रयोगवाद में व्यक्तिवादी कुंठा प्रधान थी, जबकि नई कविता ने व्यापक सामाजिक जीवन के यथार्थ और लघु मानव की प्रतिष्ठा पर बल दिया, ठीक है। अच्छा सॉरी, प्रश्न तो ऊपर है। प्रश्न ये लिखा गया है कि नई कविता आंदोलन और प्रयोगवाद के बीच सूक्ष्म विभाजक रेखा को स्पष्ट करते हुए नामवर सिंह ने क्या मत जो है वो व्यक्त किया है? तो यहाँ पर जो है बिल्कुल यही आंसर सही है, जो मैंने पहले ही पढ़ लिया, कि इन्होंने क्या माना, जो आपके नामवर सिंह रहे, कि प्रयोगवाद में व्यक्तिवादी कुंठा प्रधान होती है। तो ये व्यक्ति को ही महत्व देते हैं ना प्रयोगवादी इसलिए इसको व्यष्टि चेतना का साहित्य भी बोला गया था। जबकि नई कविता ने क्या किया, इसने व्यापक जो सामाजिक जीवन है उसके यथार्थ और लघु मानव की, मानव जो है यहाँ पर भाई बड़े मतलब आप ये कहेंगे कि नायक की भूमिका में नहीं रहता। आप देखेंगे कि जो उसकी आम आदमी की जिंदगी है, वो एक नायक के रूप में हम उसको देखते हैं, है ना। जैसे आप जो सावित्री और महेंद्रनाथ को देखते हैं, तो महेंद्रनाथ में कोई भी ऐसा बड़ा उदात्त तत्व नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको हम क्या पाते हैं कि उसके इर्द गिर्द ही कथा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर लघु मानव, जिसमें उच्चता का भाव तो नहीं है, लेकिन न्यूनता उसमें ज़रूर है, ठीक है, अधूरापन। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखेंगे आप। काव्य दोष के अंतर्गत च्युत संस्कृतत्व दोष और क्लिष्टत्व दोष का सटीक उदाहरण और परिभाषा क्या है? देखिए, ये मैंने आपको काव्य दोषों के बारे में बताया भी था। जो च्युत संस्कृत दोष होता है, व्याकरणिक के नियमों का उल्लंघन, ठीक है। क्लिष्टत्व दोष वहाँ होता है जहाँ पर अर्थ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हमें माथापच्ची करना लिखा है यहाँ पर, ठीक है, या शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता होती है ना। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में आप रख लेंगे, बिल्कुल सामान्य सी बात है ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार आप इनको ज़रूर देखें, जो भी आपके ये दोष हैं, काव्य गुण हैं, इनको देखना है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भट्टनायक द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण की प्रक्रिया का मूल अर्थ क्या है? यहाँ पर साधारणीकरण का मूल अर्थ बोला गया है। तो इसमें आपको सिंपल याद रख लेना, साहित्य पाठक का ज्ञानी हो जाना, ऐसा तो नहीं होता साधारणीकरण में। केवल श्रृंगार रस में ही साधारणीकरण का होना ऐसा भी नहीं है, नाटक के पात्रों का मंच से उतर जाना नहीं होता, बल्कि काव्य व्यापार के भावकत्व रूप द्वारा विभाव आदि का अपने पराय के संकुचित संबंध से मुक्त होकर सामान्य भावभूमि या सार्वभौमिक रूप में विलीन हो जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। तो भट्टनायक ने ये काव्य व्यापार में दो व्यापार माने थे, देखना, भावकत्व और भोजकत्व, ये बात आपको ज़रूर याद रख लेनी है। तो भावकत्व के कारण नाटक का जो नायक है, या जिसको हम दुष्यंत और शकुंतला का उदाहरण दिया है इसने, ठीक है, तो वो केवल ऐतिहासिक व्यक्ति बनकर नहीं रह जाते, बल्कि वो क्या हो जाते हैं, आश्रय और आलम्बन के सामान्य रूप में बदल जाते हैं। जो मैंने राधा और कृष्ण का भी जिक्र दिया था कि कृष्ण जो है वो सिर्फ और सिर्फ यशोदा का बेटा नहीं, बल्कि पूरे नंदवासियों का और देखने वालों का, सबको ऐसा लगता है कि हमारा ही, हमसे ही जुड़ा है। तो ये है स्व और पर के बंधन से ऊपर उठ जाना, यही साधारणीकरण है, ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहते हुए वक्रोक्ति के कितने भेद किए और इनमें से प्रकरण वक्रता का क्या तात्पर्य है? तो इसने टोटल जो है वो कितने भेद किए थे? 6 भेद किए थे, यहाँ पर वो लिखे हुए हैं, देखिए। और प्रकरण वक्रता का अर्थ होता है प्रबंध काव्य के किसी एक हिस्से या कथा प्रसंग के कवि की मौलिक कल्पना से विलक्षणता पैदा होना। पूरे प्रकरण से मतलब एक विलक्षणता जब साहित्य में आ जाती है, ठीक है। तो 6 प्रकार का इसने क्या माना है, ये आपके वक्रोक्ति के भेद माने हैं, इनको भी ध्यान रखिए। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की वह व्याख्या जिसके कारण वे प्लेटो के आक्षेपों का उत्तर दे सके, वो क्या थी? तो इन्होंने बोला कि अनुकरण केवल नकल नहीं है, बल्कि यह पुनःसृजन है, यानी कि रिक्रिएशन है। यही बात तो आपने याद रख लेनी है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बिल्कुल सामान्य सी बात है। इसलिए इसने क्या माना, अनुकरण को अनुपयोगी नहीं माना था। रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत और आवेगों के संतुलन का साहित्यिक अर्थ क्या है? ठीक है,
तो IA रिचर्ड्स का ध्यान रख लेना। इसका सिद्धांत कौन सा था? आवेगों के संतुलन का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इनका मानना ये था कि काव्य का मूल्य इस बात पर निर्भर है कि वो पाठक के मन के जो विरोधी आवेग हैं उनको भी संतुलित करके मानसिक सामंजस्य और जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण प्रदान करने में कितनी समर्थ है। तो ये था इसके कहने का मतलब, आवेगों के संतुलन का मतलब। ठीक है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं। IA रिचर्ड्स मनोवैज्ञानिक आलोचक थे। इनका मानना ये था कि मानव मन में लगातार कई जो है विरोधी इच्छाएं और आवेग जो है वो क्या रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी कविता या एक अच्छी रचना इन आवेगों में क्या लाती है? संगति लाती है, जिससे मन शांत और सुव्यवस्थित रहता है, ये इन्होंने माना था। और सबसे बड़ा मूल्य अगर साहित्य का या कला का है तो वो यही बात है कि हमारे मन के जो आवेग हैं उनको शांत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई समीक्षा से रिलेटेड। नई समीक्षा के संदर्भ में पाठ केंद्रित यानी कि टेक्स्ट सेंट्रिक जो क्रिटिसिज्म है उसका क्या तात्पर्य है और इसके प्रमुख स्तंभ किन है माना जाता है। तो इसमें आपको सिंपली याद रख लेना है कि इसमें क्या हो जाता है, इसमें आप याद रखेंगे कि जो लेखक की जीवनी है, इतिहास और बाहरी संदर्भों को खारिज करके केवल रचना के आंतरिक पाठ की बुनावट, शब्दों के अर्थ, बिंब और तनाव का विश्लेषण करना, और ये जॉन क्रोरेंसम और क्लिंथ ब्रुक्स जो है वो इसके स्तंभ माने जाते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई समीक्षा में पाठ केंद्रित आलोचना के जो स्तंभ रहे हैं वो कौन रहे? जॉन क्रोरेंसम और क्लिंथ ब्रुक्स, दो नाम याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फुट विलियम कॉलेज के उस भाषा मुंशी का नाम बताइए जिन्होंने सिंहासन बतीसी और प्रेम सागर, तो ये तो सिंपल सा था, लल्लू लाल। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इन चारों से आएगा ही आएगा। मार्क्सवादी साहित्य शास्त्र के अंतर्गत साहित्य की प्रतिबद्धता से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, मार्क्सवाद की जब भी बात होती है तो साहित्य या शोषित वर्ग यानी कि सर्वहारा वर्ग के प्रति ये सचेत रहने के लिए समर्पित रहते हैं। ये है यहाँ पर इसका जो आपका साहित्य की प्रतिबद्धता का अभिप्राय, इसको आप याद रखिएगा, यानी कि शोषित वर्ग और सर्वहारा के प्रति सचेत रूप से समर्पित होना। तो ये मार्क्सवादी आलोचना में क्या माना जाता है? इसमें ये माना जाता है कि लेखक निष्पक्ष नहीं हो सकता, उसे शोषक वर्ग यानी कि जो पूंजीपति है, जो जमींदार है, उसके खिलाफ, और शोषित वर्ग यानी कि जो मजदूर किसान है, देखिए, उसके पक्ष में अपनी लेखनी जो है वो चलानी चाहिए। इसी को ही प्रतिबद्धता या कमिटमेंट कहा गया है। ये बात आप याद रख लेंगे जब भी आप मार्क्सवाद की बात करेंगे। तो मार्क्सवादियों का मानना ये रहा कि निष्पक्ष नहीं हो सकता लेखक, भाई उसको पक्ष लेना ही पड़ेगा। किसका? आम जनमानस यानी कि सर्वहारा वर्ग का। चंदबरदायीकृत पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समायिक रहता है, इसकी मुख्य ऐतिहासिक और काव्यगत घटना क्या है? देखिए, पृथ्वीराज रासो तो आपको कंप्लीट लगा दिया गया था, तो मैंने फिर से कहा है कि इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार के ही अलग से हो सकते हैं जो आपको याद रख लेने हैं। तो रेवा तट इसका 27वां सर्ग है, ये आप सभी लोग जानते हैं, है ना। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, इसलिए यहाँ से संभावनाएं जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है आपको कि प्रश्न में पूछे जाएं। तो इसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान की सेना द्वारा नर्मदा यानी कि रेवा नदी के तट पर गजनी के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के साथ किया गया भीषण युद्ध और गौरी की विजय व बंदी बनाए जाने की घटना है। इस बात को आप याद रखिएगा। 27वां सर्ग है, ठीक है। क्या इसमें है? रेवा नदी के तट पर शहाबुद्दीन गौरी के साथ किया गया पृथ्वीराज चौहान की सेना के द्वारा युद्ध, ठीक है। ये बात यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है आपको। और ये रेवा तट जो है पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण वीर रस से ओतप्रोत समय है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको वीर रस, जब युद्ध की बात होगी तो वीर रस होगा ही होगा, ठीक है। एक और राजा के आखेट यानी कि शिकार की यात्रा है इसमें, लेकिन दूसरी ओर गौरी की सेना के उसके कौशल का वर्णन भी दिखाया गया है। मुख्य छंद यहाँ पर छपै छंद ही रह जाएगा, ये बात आप याद जरूर रखेंगे, ठीक है। और दूहा छंद भी थोड़ा बहुत मिलेगा आपको इसमें। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में समाहित बारामासा के निम्नलिखित अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पुख नख नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नह मंदिर को छावा। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, पुख नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नह मंदिर को छावा। यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात बोल रही है कि पुष्य नक्षत्र आने पर, यानी कि जो आपका पौष महीना है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पुख से याद रखेंगे, पूस की रात जो होती है, ठीक है, जो पूस आपने पढ़ा था कहानी में,
ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पुष्य नक्षत्र आने पर स्वामी के बिना यानी कि अपने पति के बिना नागमती के शरीर रूपी घर या मंदिर को कौन अब संभालेगा, ये इसमें बताया गया है कि जो पुष्य नक्षत्र के आने से क्या है, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। नागमती का पति रतन सेन जो है वो पद्मावती की खोज में सिंहल द्वीप चला गया है और अपने अकेलेपन की त्रासदी को व्यक्त करते हुए यहाँ पर नहा यानी कि नाथ को बोला गया है। ठीक है। ना मंदिर को छावा। ठीक है। तो नहा यानी कि पति या नाथ यानी कि स्वामी, ठीक है, उसकी अनुपस्थिति पर वो विलाप करती है कि उसको अब कौन संभालेगा, कौन उसको सहारा देगा इस ठंड में। ठीक है। तो ये है इसका अर्थ। बिहारीलाल की बिहारी सतसई 1662 के बारे में यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली, बंद करके भी आप इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती 1912 ने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में क्या भूमिका निभाई और महात्मा गांधी ने उन्हें कौन सी उपाधि दी थी। तो ये प्रश्न भी वैसे आसान ही प्रश्न है ये भी। तो 1912 में इन्होंने क्या कहा भारत भारती में। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। इसके 3 खंड अतीत वर्तमान ने देश में सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य किया था। ठीक है। तो ये बात इसकी आप सभी लोग जानती हैं, कुछ और इसमें था नहीं एक्स्ट्रा। निराला की शोक गीत कविता सर्वस्मृति 1935 की रचना का मूल कारण क्या था और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ गीत क्यों इसको बोला गया है। निराला की 18 वर्षीय पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु, एक पिता के अगाध स्नेह, उसकी आर्थिक विपन्नता के कारण बेटी को सुख न दे पाने के पश्चात और समाज के प्रति तीखे आक्रोश का अत्यंत कारुणिक और निश्चल आत्मस्वीकृति का काव्य है। ये बात आप याद रख लेंगे इसके बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। पंत की कविता प्रथम रश्मि लिखा है, देखिए, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना में। रंगिणी किसे कहा गया है और यह छायावादी कविता को किस तत्व को उद्घाटित करती है। रंगिणी भोर की पहली किरण को पहचानने वाली चिड़िया यंगिनी की विहंगिनी को बोला गया। ठीक है। और यह प्रकृति के रहस्यमय कौतुक चेतना के उदय और सूक्ष्म सौंदर्य बोध को अभिव्यक्त करती है और यही छायावादी तत्व है। ठीक है। कि जो आपका प्रकृति के रहस्यमय कौतुक चेतना उदय और सूक्ष्म सौंदर्यवत, सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं तभी तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बोला गया है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की गीत बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ मैं जो द्वंद्व का सामंजस्य मिलता है उसका दार्शनिक आधार क्या है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो महादेवी वर्मा रहीं उसमें अद्वैतवादी और रहस्यवादी भावना ज़्यादा रहीं, तो यहाँ पर भी रहस्यवादी चेतना का चरम रूप जो है वो दिखाई देता है। इस गीत में विरोधाभास के माध्यम से आप देखते हैं कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन जो है वो किया है। ठीक है। जहाँ पर ये कहती हैं, देखना कुल भी हूँ कुलहीन प्रभाविनी भी हूँ, है ना, नयन में जिसके जलद बहत ऋषित चातकी भी हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का जो है वो भेद है वो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और यही भेद की बात क्या हो रही है, जो आपकी भारतीय वेदांत का जो अद्वैत है उसका ये भावात्मक रूप है, उसमें इस तरीके से बात रहती है। यानी कि यहाँ पर अद्वैत वेदांत और रहस्यवादी चेतना आपको स्पष्ट दिखाई देगी इसमें। यह इसका दार्शनिक आधार। श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक लाला मदन मोहन के पतन का मुख्य कारण क्या था और उसका सच्चा मित्र कौन था। ये आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, पतन का कारण था उसके चाटुकार और स्वार्थी मित्र, जिसमें नाम भी दिए गए हैं, और इनकी कुसंगति में आकर ये जुआ, वैश्यागमन और अंधाधुंध फिजूल खर्ची इत्यादि जो है वो करने लग गया। लेकिन उसका सच्चा मित्र ब्रज किशोर है, जो कि एक वकील था, उसे जेल से छुड़ाता है और सही रास्ते पर लाता है। मोटी मोटी घटनाएं जो आपको जरूर याद रख लेनी है। बहुत सारे लोग जो है यूजीसी नेट वाले भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको लगेगा कि बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, तो ये यूजीसी नेट का पेपर नहीं है, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। तो उतना ज़्यादा कठिन ये नहीं रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है। तो सामान्य सी चीज़ें, इनको पढ़ लीजिए। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के उस पात्र का नाम बताइए जो पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिक बौद्धिक विलासिता का प्रतीक है परंतु गांव के यथार्थ से पूरी तरह कटा हुआ है। तो ये है प्रोफेसर मेहता। यानी कि यहाँ से आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो याद भी रख लेनी है पात्रों के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो क्या क्या रही है। ठीक है। यद्यपि जो आपको देखेंगे प्रोफेसर मेहता हैं, ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इनके बारे में वाला ये भी जा सकता है कि ये किस प्रकार के रहे, सहृदय पात्र थे ये। ठीक है। बाद में मालती के साथ मिलकर जो है समाज सेवा की ओर मुड़ते हैं, लेकिन उपन्यास के शुरुआत में आप देखेंगे कि वे जो आपका मिस मालती जो है जो बौद्धिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। और सेमिनारों में बड़े बड़े भाषण भी देते हैं, है ना। लेकिन होरी जैसे किसान की जो वास्तविक नारकीय जिंदगी से ये कोसों दूर हैं, ये बात आप जरूर इसकी ध्यान रखेंगे, होरी जैसा जीवन से दूर हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा का मूल दार्शनिक और सांस्कृतिक संदेश क्या है? नारी अस्मिता की रक्षा। इन शॉर्ट आपको ये इतना सही लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको विस्तृत किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा का मूल दार्शनिक और सांस्कृतिक संदेश है नारी अस्मिता, ये ध्यान में रख लेना, इसकी रक्षा करना। तभी तो इसमें एक कथन भी आता है, देखिए, जहाँ पर बोला गया है नारी शरीर देव मंदिर के समान पवित्र है। ठीक है, जो नारी शरीर है वो देव मंदिर के समान पवित्र है, ये आपको बताना है। ये कथन अब किसका रहा है? ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, इसको आप एक बार जरूर बताइएगा। रेणु के उपन्यास मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत और कमली के संबंधों के माध्यम से अंचल में किस नई चेतना का संचार होते दिखाया गया है? तो एक अनाथ उच्च शिक्षित डॉक्टर जो प्रशांत है, देखिए, उसका मेरीगंज गांव में मलेरिया और कालाजर के अनुसंधान के लिए आना, गांव की राजनीति और अंधविश्वास का शिकार होना, और जमींदार की बेटी कमली को निश्चल प्रेम व सेवा के द्वारा गांव के प्रति अपने सरोकार को मजबूत करना, ये बात इसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर प्रशांत है, देखिए, एक सकारात्मक और आदर्श पात्र माना जाता है जो आपका मैलांचल उपन्यास रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका पटना रहा, वहाँ की चकाचौंध को छोड़कर ये पिछड़े गांव में आता है। ठीक है, तो ये है इसका एक जो बड़ा कदम इसने उठाया। ठीक है, और इसने बोला था कि ना कि मैं इस मैले आंचल को जो है वो क्या करूँगा, मैले आंचल की धूल को जो है साफ करूँगा, है ना। कमली के साथ उसका रिश्ता जो है वो पवित्र है। ठीक है, लेकिन लास्ट में आप देखते हैं जब वो जेल से छूटकर आता है तो मेरीगंज को ही अपनी कर्म भूमि भी स्वीकारता है। तो ये बात इसकी याद रखने लायक है। विषम साहनी कृत उपन्यास तमस के उस विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी यानी कि डिप्टी कमिश्नर का नाम बताइए जो शहर में दंगे फैलने की आशंका को जानते हुए भी केवल अपनी पत्नी के साथ कला चर्चा में व्यस्त रहता है। तो यह तो आप सभी लोग जानते हैं, ये था रिचर्ड, है ना। जो ये रिचर्ड रहा, ब्रिटिश हुकूमत की जो डिवाइड एंड रूल की नीति थी, देखिए, उसका ये जीवंत प्रतीक रहा है। ठीक है, और जो लीजा होती है वो इसकी चाल को वैसे नहीं समझ पाती है। लीजा इसकी पत्नी का नाम है, इसको अभी आप ध्यान में रखें। हो सकता है ऐसा भी प्रश्न पूछ जाए, रिचर्ड और लीजा जो है ये किस उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र रहे हैं? तो तमस के ये पात्र हैं। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह 1933 बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से अभूतपूर्व सत्य का उद्घाटन करती है। किस अभूतपूर्व सत्य का उद्घाटन करती है? तो यहाँ पर लिखा है हामिद के समय से पहले वयस्क और संवेदनशील हो जाने की ये कहानी रही है। ये आप सभी लोग जानते हैं। मेले में जहाँ सारे बच्चे जैसे मोहसिन हो गया, नूरे हो गया, महमूद हो गया, शम्मी हो गया, ये खिलौने और रेवड़ियाँ लेते हैं, लेकिन हामिद के पास तो केवल 3 पैसे हैं जिससे वो चिमटा ले लेता है। ठीक है, अंत में आप देखते हैं कि दादी जो अमीना है वो रो पड़ती है और हामिद जो है एक गंभीर अभिभावक की तरह खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये बाल मनोविज्ञान का शिखर है यहाँ पर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप में बुद्धगुप्त और चंपा के मूल द्वंद्व का क्या है? मूल द्वंद्व क्या है उनका? ये प्रश्न यूजीसी में भी पूछा गया है शायद, इसको ध्यान में रखेंगे। तो उनमें था प्रेम और प्रतिशोध का भीषण अंतर्द्वंद्व। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद रहे हैं, देखिए, उनकी कहानियाँ जो हैं रोमांटिक भावुकता और जो कर्तव्य भावना है उनके द्वंद्व के लिए ही जानी जाती हैं। तो चंपा और बुद्धगुप्त की ये कथाएं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना, पूछा जा सकता है ना। चंपा जो है वो बुद्धगुप्त को क्या कर देती है? मुक्त कर देती है, दोनों में प्रेम भी हो जाता है ना, लेकिन अपने कर्तव्य यानी कि पिता की हत्या का बदला लेना चाहती है वो उससे, और उसकी याद में के कारण जो है बुद्धगुप्त के साथ वो क्या करती है, भारत नहीं लौटती बल्कि आजीवन आकाशदीप को जलाकर नाविकों को रास्ता दिखाती रहती है। ये है इसका मूल। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हरिशंकर प्रसाई की व्यंग्य कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर भारतीय पुलिस व्यवस्था के किस विभत्स यथार्थ पर करारा प्रहार करती है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, पुलिस विभाग की जो अमानवीय कार्य प्रणाली है उस पर जो है ये प्रहार करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जहाँ पर अपराध की जो वैज्ञानिक जांच करने के बजाय क्या करते हैं, अफवाहों, झूठे गवाहों, ठीक है, उनको पैदा करके जो FIR बदलने की, किसी भी निर्दोष को जो है फांसी या फंसाकर जो है उसको केस हल करने की जो मानसिकता है, ये यहाँ पर बताई गई है, जो कि मातादीन की एक शैली रही है और यही सफलता का मानक माना जाता है और भारतवर्ष में आज तक ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो फैंटेसी के माध्यम से ये हरिशंकर प्रसाई ने दिखाया है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। अगला प्रश्न आता है स्क्रीन पर, यहाँ पर हरिश्चंद्र कृत नाटक
अंधेर नगरी 1881 का अंतिम दृश्य, जो छठा दृश्य है शमशान, किस तार्किक परिणति को साथ समाप्त होता है और इसका राजनीतिक संदेश क्या है? तो ये ध्यान रख लेने वाली बात है कि कितने दृश्य हैं इसमें, 6 दृश्य हैं। आखिरी दृश्य कौन सा है? शमशान है। अंधेर नगरी कब लिखा गया था? 1881 में लिखा गया था। ठीक है, इसका राजनीतिक संदेश क्या है? तो गुरु महंत जी क्या हैं? ये संदेश देते हैं। क्या दिया? इस शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। राजा मूर्ख था और स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है कि भाई राजा तो मैं हूँ, इसलिए फांसी पर भी मैं ही चढ़ूंगा, मैं ही जो है बैकुंठ जाऊंगा। और संदेश ये मिलता है कि विवेकहीन, मूर्ख और अन्यायी सत्ता अंततः अपने ही कुकर्मों से स्वतः नष्ट हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी 1933 की सबसे बड़ी ऐतिहासिक और नारीवादी उपलब्धि क्या है? इससे गुप्तवंश के इतिहास के माध्यम से पहली बार रंगमंच पर नारी के पुनर्विवाह, अयोग्य व नपुंसक पति के विरुद्ध विद्रोह करने और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए स्वयं खड़ग उठाने के अधिकार को शास्त्र सम्मत ढंग से स्थापित किया गया है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है देखना। ध्रुव स्वामिनी 1933 में, और ये जो आपका नारी पुनर्विवाह या यूं कहें कि नारी अस्मिता की कहानी इसमें दिखाई गई है, इसको याद रखेंगे। और आप देखते हैं कि जो आपका मंचन की दृष्टि से भी ये नाटक प्रसाद के अन्य नाटकों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहा, न्याय संगत रहा। ठीक है, मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे को समकालीन मध्यवर्गीय जीवन का दस्तावेज क्यों कहा जाता है? और काले कपड़ों वाला पुरुष क्या प्रदर्शित करता है? क्योंकि ये आधुनिक महानगरीय परिवार के टूटने, बिखरने, कुंठा, निराशा की कहानी है। काले कपड़ों वाला पुरुष सावित्री के जीवन में आए 4 अलग अलग पुरुषों, महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा और जगमोहन, इनका एक ही जैसे खोखले चरित्र को निभाने वाला अभिनेता है। ये बात ध्यान में रखेंगे आप। 2-3 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं, देखना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाकृत निबंध नेता नहीं नागरिक चाहिए, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर। ये नेता नहीं नागरिक होना चाहिए में भारतीय लोकतंत्र की किस मूलभूत विडंबना पर चोट की गई है? तो यहाँ पर आप दिनकर लिखेंगे, ये गड़बड़ हो गया है, दिनकर। ठीक है, तो आज़ादी के बाद देश में क्या है? नेताओं की बाढ़ आ गई है, जो जनता को केवल भेड़ बकरी समझकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। देश को वास्तव में ऐसे जागरूक, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता है, जो अधिकारों के साथ कर्तव्य को समझे। ये बात यहाँ पर याद रखने लायक है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। जो देखेंगे आपकी रामधारी सिंह दिनकर रहे, उनकी वैचारिक चेतना से जुड़ा हुआ ये निबंध रहा है, जिसमें ये स्पष्ट करता है कि भाई जो लोकतंत्र है वो नेताओं के भाषण से नहीं चलता, बल्कि जो नागरिक हैं उनकी सजगता से चलता है। ये बात इसकी याद रखने लायक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। ओके, अनुवाद के प्रकारों के अंतर्गत आशु अनुवाद क्या है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, सुनते ही तुरंत अनुवाद इसको कहते हैं। ठीक है, और इसकी कठिनाई ये होती है कि इसमें सोचने का समय नहीं मिलता और वक्ता के उच्चारण, गति तथा भाव को तुरंत ही पकड़ना पड़ता है, जो कि बहुत कठिन कार्य है, इसलिए इसी को ही बोला गया ये कठिन होता है। मीडिया अनुवाद के अंतर्गत फिल्म उपशीर्षक के तकनीकी और भाषाई नियम क्या होते हैं? ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया आपका मीडिया अनुवाद, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। तो जो स्क्रीन पर चल रहे संवाद होते हैं, देखिए उनका पूरा का पूरा निबंध नीचे छाप देना। तो यहाँ पर ये बोला गया कि इसके भाषाई नियम क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सब टाइटलिंग जो है वो क्या रहता है, एक विशिष्ट कला मानी जाती है। ठीक है, आमतौर पर आप देखते हैं कि स्क्रीन के नीचे केवल 2 लाइनें ही आ सकती हैं, है ना, और प्रत्येक लाइन में जो हमारे कैरेक्टर्स यानी कि जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या भी निश्चित रहती है। तो यदि अनुवाद लंबा हो जाएगा तो पात्र जो क्या करेगा, स्क्रीन से गायब हो जाएंगे और दर्शक जो है पढ़ सही से नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया है संक्षिप्तीकरण और सटीकता जो है वो ज़्यादा सर्वोपरि रहती है ना। तो ये बात आप इसकी याद रख लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, छंद शास्त्र में सवैया छंद। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सवैया छंद की प्रकृति क्या है और मतगयंद सवैया है, इसमें वर्णों और गणों का विन्यास क्या होता है? तो छंद शास्त्र के बारे में ये बोला गया है। तो ये एक वार्णिक वृत्त छंद है, ठीक है, जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। मत्यंगद में क्या रहेगा, इसमें रहेगा 23 वर्ण, जिनका
क्रम, 7 भगण और अंत में 2 गुरु होता है। ये लघु गुरु क्या है, ये आपको छंदों में थोड़ा सा पता रखना है। ठीक है, सवैया ब्रजभाषा के कवियों में प्रिय छंद रहा। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसके कई भेद हैं, जैसे सुमुखी है, किरीट है, मध्यगंध है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यगंध जो रहा ये क्या रहा, मालती छंद भी इसको कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, जिसमें 23 अक्षर जो है वो होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, काव्यांश को पढ़कर बताइए कि कौन सा काव्य गुण और कौन सा रस प्रधान है इसमें। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओज और वीर रस है इसमें, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। गुण ओज हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर कविता को सुनते ही मन में क्या हो जाता है, उत्साह, जोश, वीरता का भाव जो है वो जागृत हो, वो हाँ आपका ओज गुण रहता है। कई बार ऐसा भी प्रश्न आते हैं कि ट ठ ड ढ जैसे कठोर वर्ण और जो संयुक्ताक्षर हैं, जहाँ पर ये आते हैं वहाँ पर ही आपका क्या हो जाता है, वीर रस हो जाता है। ठीक है, आत्मकथा लेखन के इतिहास में मोहनदास नैमिष कृत अपने अपने पिंजरे 2 भाग में रहेंगे 1995 का क्या ऐतिहासिक महत्व रहा है। तो ये ऐतिहासिक महत्व इसका आप सभी लोग जानते हैं कि ये पहली दलित आत्मकथा रही है, और जिसने दलित समाज की यातना, अपमान, उसके जो स्कूली जीवन के भेदभाव रहे, है ना, और इन सब चीज़ों को जो है बेबाकी के साथ जो है समाज के समक्ष इन्होंने रखा था। ये पहली दलित आत्मकथा रही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपकी महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि जो दलित आत्मकथा पहली रही है, लेकिन जिस बेबाकी से इसमें लिखा गया वैसा पहले नहीं लिखा गया था, है ना। इसके बाद जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन लिखी, तुलसीराम ने मुर्दैया लिखी, है ना, वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। महादेवी वर्मा के संस्मरण ग्रंथ पथ के साथी की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता क्या है। इसमें उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखाचित्र और उनके व्यक्तित्व के अनछुए मानवीय पहलुओं का अत्यंत आत्मीय और श्रद्धापूर्ण चित्रण किया है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है। कई बार ऐसा प्रश्न उल्टा करके इसको पूछते हैं कि जो अपने समकालीन महान साहित्यकारों के जो आत्मीय और श्रद्धापूर्ण चित्रण जो है वो किस रचना में इन्होंने बताए हैं, तो याद रख लेना, पथ के साथी 1956 में। ठीक है, ये याद रखने वाला प्रश्न है, नेट में भी ये प्रश्न आया हुआ था। मुद्रित पत्रकारिता और डिजिटल पत्रकारिता के बीच संपादन और प्रसार की दृष्टि से क्या तकनीकी अंतर होता है। लास्ट ऑप्शन देखिए, मुद्रित पत्रकारिता की एक निश्चित समय सीमा रहती है और इसके बाद छपने के बाद सुधारा नहीं जा सकता, जबकि जो डिजिटल पत्रकारिता है ये 24/7 लाइव होती है। इसमें असीमित हाइपरलिंक्स व स्पेस होता है और इसे रियल टाइम में कभी भी एडिट या अपडेट जो है वो किया जा सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, सामान्य सा प्रश्न था ये, ऐसे प्रश्न आपको आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, जो आपका पत्रकारिता के अंतर्गत फीचर लेखन है उसका और सामान्य जो समाचार लेखन है उसकी शैली में क्या अंतर बताया गया है। तो देखिए, जो समाचार होता है वो उल्टा पिरामिड शैली में, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड में लिखा जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य पहले आते हैं, जो हमने पीछे भी पढ़ा था अपनी प्रश्नोत्तरी में। ठीक है, और इसकी भाषा वस्तुनिष्ठ होती है। जबकि जो फीचर लेखन होता है ये एक वर्णनात्मक है, इसमें पूरी एक स्टोरी रहती है। ये बातें हमने पहले पढ़ ली थी, इसलिए यहाँ पर आपको ये फिर से ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ल ने हिंदी आलोचना में समीक्षा के सिद्धांत तय करते समय पाश्चात्य आलोचक एडिसन के निबंधों का अनुवाद किस नाम से किया था और उनका झुकाव पाश्चात्य की किस प्रवृत्ति की ओर था। तो उन्होंने किया था कल्पना का आनंद से। ठीक है, इस नाम से इन्होंने अनुवाद किया और वे काव्य में कल्पना के रचनात्मक उपयोग के प्रशंसक रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यानी कि जो विजुअलाइजेशन है देखिए इसके ये प्रशंसक रहे हैं। ठीक है, कल्पना का आनंद, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखेंगे। रामविलास शर्मा की आलोचना पुस्तक निराला की साहित्य साधना को हिंदी जीवनी और आलोचना का शिखर क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह मार्क्सवादी, ऐतिहासिक, भौतिकवादी पद्धति पर निराला के मतलब जीवन के हर एक पक्ष को क्या करता है, विस्तृत रूप से मूल्यांकित करता है। ठीक है, बीएड शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत संवादात्मक विधि का भाषा कक्षा में क्या अनुप्रयोग रहा है। ठीक है, अब इसको आपको बताना है। जो बीएड शिक्षण प्रक्रिया बोल रहे हैं यहाँ पर संवादात्मक विधि का भाषा कक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में वास्तविक जीवन और जीवन के संदर्भ और गतिविधियां बनाना, ये है इसमें, कक्षा में वास्तविक जीवन के संदर्भ और गतिविधियां बनाना। तो इससे क्या होगा, छात्र जो है विवश होकर स्वाभाविक रूप से क्या करेगा, जो आपका इंटरेक्शन करें और भाषा का
व्यवहारिक रूप को सीखेगा, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर जो कम्युनिकेटिव अप्रोच रहती है, उसका मूल मंत्र है कि ज्ञान से अधिक जो है वो कौशल और व्यवहार की वस्तु है भाषा। ठीक है, भाषा क्या है, ज्ञान से अधिक कौशल और व्यवहार की वस्तु। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रख लेना यहाँ पर कि छात्र केवल नियमों को याद करके भाषा नहीं सीख सकता, जब तक वो दूसरों के जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, उनसे वो संवाद नहीं करेगा, तब तक जो है उसकी जो भाषाई क्षमता है वो विकसित नहीं होगी। तो ये है यहाँ पर इसमें बोला गया, ऐसे शब्द यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि कक्षा में वास्तविक जीवन के संदर्भ और गतिविधियाँ, ये है यहाँ पर संवादात्मक विधि का अनुप्रयोग। ओके, नेक्स्ट है पाठ योजना के निर्माण में हर्बर्ट के 5 सोपान का सही तार्किक क्रम क्या है। ये प्रश्न भी हमने पीछे पढ़ लिया है, जो पिछली हमारी अपनी प्रश्नोत्तरी थी उसमें। ठीक है, जब भी एक पोर्शन पर हमने किया था तो सबसे पहले प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण और लास्ट में प्रयोग या अभ्यास, ये चीज़ें इसमें रहती हैं। तो सबसे पहले प्रेपरेशन, इसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, फिर प्रेजेंटेशन आ जाएगी, फिर कंपैरिजन या एसोसिएशन आ जाएगा, फिर जनरलाइजेशन, फिर जो है लास्ट में एप्लीकेशन आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके जो आपका हर्बर्ट का पंचपदी सिद्धांत या 5 चरण रहे ये पाठ योजना के, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण का क्रियात्मक संबंध क्या है। निदानात्मक परीक्षण का कार्य छात्र की भाषा सीखने में आ रही कठिनाइयों, कमियों और उनके कारणों को पहचानना है, और उपचारात्मक शिक्षण का कार्य जो है पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए शिक्षण विधियों द्वारा दोबारा पढ़ाना। तो ये 2 चीज़ें, इनको भी याद रखें, ये आसान है, ये सामान्य है। कक्षा में नाटक शिक्षण की सबसे प्रभावी और मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी मानी जाती है। तो ये तो सिंपल सी बात हमने पढ़ा भी था, रंगमंच अभिनय विधि या कक्षा अभिनय विधि भी हम इसको कहते हैं कि कक्षा में भी रंगमंच के जरिए, यानी कि कक्षा में ही कुछ ऐसा अभिनय के जरिए जो पढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश के भूगर्भिक इतिहास और स्थलाकृति के अनुसार शिवालिक श्रेणी को किस प्राचीन नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, मैनाक पर्वत के नाम से इसको जानते हैं हम, 300 से लेकर के 1500 मीटर। हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी किन 2 नदियों के संगम से बनती है और यह संगम किस स्थान पर होता है, इसका वैदिक नाम क्या है। तो चिनाब चंद्रा और भागा लाहौल घाटी के तांदी में, वैदिक नाम इसका रहा अस्किनी। ठीक है, सामान्य से प्रश्न रखें, ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं है। 1848 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऊना जसवां रियासत के किस राजा ने विद्रोह का बिगुल फूंका था, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने बंदी बनाकर अल्मोड़ा भेज दिया था। तो ये हो जाएगा आपका राजा उमेद सिंह, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुका की भौगोलिक आकृति कैसी और इसका पौराणिक संबंध किससे है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, सोई महिला जैसी आकृति, इसका संबंध भगवान परशुराम की माता रेणुका से है। तो ये तो आसान से प्रश्न हो रहे हैं, जी के वाले तो आपके लिए बहुत ही आसान है। हिमाचल प्रदेश की किस विशिष्ट चित्रकला शैली को GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त है और इसका स्वर्णकाल किस राजा के समय से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी कांगड़ा लघु चित्रकला, राजा संसार चंद, 18वीं सदी के उत्तरार्ध। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का मिंजर मेला, ये किस महीने में लगता है। तो ये रहेगा आपका श्रावण मास, जुलाई के दूसरे रविवार। ठीक है, और मिंजर का अर्थ होता है मक्के का सुसला। 1942 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र में घटित पझौता आंदोलन किसका एक हिस्सा था और इसके मुख्य नेता कौन थे। ये था भारत छोड़ो आंदोलन का, वैद्य सूरत सिंह और मियाँ चुचू जो है ये इसके नेता रहेंगे। सामान्य प्रश्न है, एक बार फिर से इनको देख लीजिए, इसी प्रकार के और थोड़े से कठिन स्तर के प्रश्न आप याद रखें। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, ये आप सब लोग जानते हैं, मलाना। ठीक है, और कुल्लू जिला में है, जमलू देवता यानी कि ऋषि जमदाग्नि के लिए ये प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले का मूल संवैधानिक आधार क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायालय ने इसे क्या कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। तो जो आपका ये चुनावी बॉन्ड योजना रही है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो चुनावी बॉन्ड योजना, इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कीम थी, ठीक है, न्यायालय ने इसको क्या किया, असंवैधानिक घोषित किया था। जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे कि उनकी अगुवाई वाली जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सरकार की जो चुनावी बॉन्ड योजना थी उसको खारिज कर दिया था। क्यों? क्योंकि अदालत का मानना था कि जो मतदाता रहे हैं उनको ये जानने का पूरा अधिकार है कि किस राजनीतिक दल को किस कॉरपोरेट घराने से कितना चंदा जो है वो मिल रहा है, और सूचना को छिपाना ये लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को क्या कर देगा,
खराब कर सकता है, इसलिए जो है इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। ये ध्यान रख लेने वाली बात है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देना तथा कचरा प्रबंधन को मजबूत करके पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये यहाँ पर बोला गया है, तो ये हो जाएगा हेनरी बेकुरल। और साथ ही बोला गया यहाँ पर अल्फा बीटा गामा किरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है? तो गामा किरणों की यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता हो जाएगी। अनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ये कौन रहे? तो ये मेंडल हैं, है ना, ये आप सभी लोग जानते हैं। और इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए किसको चुना? ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो मटर के पौधों को इन्होंने चुना। क्यों चुना? क्योंकि मटर के पौधे का जीवन चक्र छोटा होता है और इसमें स्पष्ट रूप से विपरीत जो लक्षण हैं, ठीक है, पाए जाते हैं और इसमें कृत्रिम परागण सुगमता से किया जा सकता था। ये बात यहाँ पर ध्यान रख लेनी है आपको। 2-3 प्रश्न इसमें भी बन गए हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ सामान्य से प्रश्न हैं, इनको आप एक बार ज़रूर देखें। इसके बाद भी इसमें लिखा गया है, देखिए कि आगे बोला गया है कि इस घटना की वैज्ञानिक व्याख्या भारतीय भौतिक विज्ञान सर सीवी रमन ने की थी। ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है। उन्होंने किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो यहाँ पर लिखे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पानी के अणुओं से टकराता है तो कम तरंग दैर्ध्य वाला नीला प्रकाश सबसे अधिक जो है वो निखरता है। ठीक है। 1921 में जो है सीवी रमन ने क्या किया? भूमध्य सागर की यात्रा के दौरान जो है पानी के नीले रंग पर जो है शोध शुरू किया था। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता था। तो उन्होंने फिर ये साबित किया कि पानी के अणु भी जो है वो प्रकाश को क्या करते हैं? स्कैटर कर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं, है ना। ये बात इन्होंने मानी थी। और 1930 में जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक कक्षा में 45 छात्र हैं, अमित का स्थान ऊपर से 18वां है। यदि नीचे से 3 नए छात्र आ जाते हैं जिससे कुल संख्या बदल जाती है तो अमित का स्थान नीचे से क्या होगा? अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए काम का है। यहाँ पर सिर्फ मैं ऑप्शन बता के रखता हूँ आपको। राइट आंसर इसका 31 हो जाएगा। अब ये कैसे है, ये आपको अब टाइम लेके जो है इसको करना है, ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके नाते रिश्तेदारी का है। तो यहाँ पर बोल रहा है ए बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ठीक है, ए बी की पत्नी है, एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो समीकरण पी टाइम क्यू आर एस में एस पी का क्या संबंध हो जाएगा? खाली समय में इसको देख लीजिएगा और इसको करने की कोशिश करना कि क्या होगा ये। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? इसे कौन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। 1944 में घटित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किन 2 वैश्विक वित्तीय संस्थाओं का जन्म हुआ था? तो ये आप सब लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना, IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण में किन फसलों और किन राज्यों को सबसे अधिक लाभ पहुंचा था? तो ये गेहूं और चावल थे और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभ जो है इससे पहुंचा था। अब इंग्लिश है यहाँ पर, सेलेक्टिव द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बर्न द कैंडल एंड बोथ एंड्स। तो यहाँ पर अंग्रेजी के भी जो इडियम प्रहेजीज हैं ये आपको आ सकते हैं, तो इसको आपने जानना है। तो ये जो यहाँ पर लिखा है देखिए, टू बर्न द कैंडल एंड बोथ एंड्स, इसका मतलब होता है कि मतलब क्षमता से अधिक काम करना, है ना। ये याद हो जाएगा, या फिर आप उसको अत्यधिक श्रम भी कह सकते हैं। तो उसका मतलब है टू वर्क टू एक्सर्ट वन सेल्फ एक्सेसिवली, है ना, ये हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंडीशनल वर्ब फॉर्म। ठीक है। इफ शी हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड वर्कड, है ना, हैज़ नहीं आएगा, हैड, शी हैड वर्कड। ठीक है, ये वाला आ जाएगा थर्ड कंडीशनल जो सेंटेंस है ना, ये वाला। इसको आप ऐसे करके याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। कुछ अंग्रेज़ी के सामान्य से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो तुमको थोड़ा सा देख लेना, चाहे वो आपका वॉइस से संबंधित हो या फिर आपके डिटर्मिनर्स हों या फिर ईडियम्स हों, प्रेजेस हों, है ना, इनसे प्रश्न आ सकते हैं। शुद्ध रूप के अंतर्गत कारक के संदर्भ में विकारी और अविकारी शब्दों का क्या नियम है और
ऋणात्मक कोटि, जीरो केस यानी कि शून्य कारक किसे कहते हैं, ये बात यहां पर अब बोली गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहां पर बोल रहा है कि जब कारक चिन्ह लगाने पर भी शब्द का रूप न बदले, शून्य कारक का अर्थ है जब वाक्य में कर्ता कारक यानी कि ने चिन्ह लुप्त हो, जैसे वह फल खाता है में वह के साथ ने नहीं लगा है पर वह करता है, यानी कि कर्ता के साथ हमेशा क्या लगता है, ने लगता है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी में कभी कभी कारक क्रिया के व्यापार से क्या स्पष्ट होता है ना, तो ये बात याद रखने लायक है। लेकिन विभक्ति चिन्ह जैसे ने हो गया, को हो गया, ये प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसे ही भाषा वैज्ञानिकों ने क्या कहा, शून्य विभक्ति या शून्य कारक इसको बोला है। ठीक है, जैसे वह फल खाता है, ने नहीं है, यानी कि राम ने फल खाया या राम फल खाता है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर शून्य विभक्ति या शून्य कारक हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। वाक् रचना की अशुद्धियों में पदक्रम संबंधी अशुद्धि का सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, अशुद्धि का सही उदाहरण, सीता कल आएगी, ये तो शुद्ध वाक्य दिख रहा है। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गाय शुद्ध, मतलब गड़बड़ हो गया। उसने एक मोतियों का हार खरीदा। ठीक है, देखिए यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये अगर इस तरीके से होता तो सही हो जाना था। उसने एक मोतियों का हार खरीदा, एक मोतियों का हार नहीं हो सकता, उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यानी कि जो बी और सी हैं ये दोनों ही पदक्रम जो है वो पदक्रम की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध हैं। ठीक है, अशुद्ध वाक्य भी आपको आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति। रीतिबद्ध काव्य के संदर्भ में आचार्य केशवदास की कृति कवि प्रिया और रसिक प्रिया का मुख्य शास्त्रीय प्रतिपाद्य क्या है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, कवि प्रिया जो है ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है और रसिक प्रिया जो है ये रस निरूपक ग्रंथ हो जाएगा, और ये केशवदास की दोनों ही रचनाएं रही हैं। हरिऔधकृत प्रिय प्रवास महाकाव्य के प्रथम सर्ग की शुरुआत का वातावरण बिंब किसके साथ होता है, तो गोधुली बेला, शाम की बेला है ना, भव्य और धीमा संबंध है इनका। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रसाद की लंबी कविता आंसू के विरह स्वर के संबंध में शुक्ल का आलोचनात्मक मत क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है, देखिए इसमें वह तड़प और लाक्षणिक वैचित्र्य तो है जो प्रेम को उदात्त बनाता है, लेकिन इसकी कुछ पंक्तियों में केवल काल्पनिक बाह्य वेदना और अतिशयोक्तिपूर्ण प्रदर्शन भी रखा गया है। ये बात इन्होंने इसके बारे में बोली है, आंसू के बारे में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आंसू की इन्होंने प्रशंसा की, लेकिन श्रृंगार के कुछ रूपों पर इन्होंने क्या की, आलोचना दृष्टि भी डाली। निराला की व्यंग्य कविता कुकुरमुत्ता में कुकुरमुत्ता और गुलाब किसके प्रतीक हैं, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। पंत की महान दार्शनिक कविता परिवर्तन की इन प्रसिद्ध पंक्तियों का निहितार्थ क्या है। यहाँ सतत संघर्ष, विफलता, कोलाहल का अंत, अनंता। ठीक है, जगत दुखों और निरंतर संघर्षों से भरा है, यही इनका मानना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, भीष्म साहनीकृत अमृतसर आ गया देश के विभाजन की त्रासदी को एक रेल की यात्रा के माध्यम से किस प्रकार उकेरती है, कि भैया जैसे जैसे ट्रेन जो है पाकिस्तान से भारत की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे डिब्बे के भीतर बैठे यात्रियों के बीच सांप्रदायिक पहचान के कारण भय, अविश्वास, क्रूरता और हिंसक प्रवृत्तियों का रूपांतरण हो जाता है। परिंदे कहानी के अंत में लतिका द्वारा जूली के तकिए के नीचे से मिस वुड का पत्र निकाल लेने और उसे अनदेखा कर देने की घटना किस सत्य को संकेत की ओर संकेत करती है। तो परिंदे कहानी भी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, इसको आप ज़रूर देखें, है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये किस सत्य की ओर संकेत करती है, तो लतिका के भीतर स्वीकार और परिपक्वता की ओर ये संकेत करती है। ठीक है, वो ये समझ जाती है कि जो यादें हैं, देखिए यादों के पिंजरे में कैद रहकर जो है जीवन नहीं चलने वाला। ठीक है, जैसे परिंदे जो होते हैं सर्दियों के बाद पहाड़ों से उड़ जाते हैं, वैसे ही उसे भी अतीत के बोझ से अब मुक्त होना चाहिए। तो ये इस बात को स्वीकार करती है और परिपक्वता की ओर जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस कहानी का अंत जो है लतिका के जो मानसिक रूपांतरण है उसको दिखाता है। ठीक है, जूली को उस प्रेम के जाल और स्मृतियों की यात्रा से वो बचाना चाहती है, तो ये है इसमें, है ना, जिससे वो स्वयं गुजरी है कि भाई जिस रास्ते में गुजरी हूँ उस रास्ते जूली भी ना चले जाए। तो परिंदों का उड़ना यहाँ पर क्या है, जीवन की निरंतरता और मुक्ति का प्रतीक जो है ये माना गया है। ये बात लतिका को लास्ट में समझ आती है। शंकर शेष कृत नाटक एक और द्रोणाचार्य का समानांतर प्लॉट महाभारत के द्रोणाचार्य और आधुनिक युग के किस प्रोफेसर के चरित्र के माध्यम से शिक्षा जगत के सड़े हुए यथार्थ को दिखाया गया है, तो ये है आपकी प्रोफेसर अरविंद। ठीक है,
तो जो द्रोणाचार्य की तरह अपना ही जो गरीबी और विवशता के कारण क्या कर देता है, कॉलेज के जो भ्रष्ट प्रेसिडेंट रहते हैं, है ना, उनके अनैतिक कृत्यों के सामने वो घुटना टेक देता है और एकलव्य रूपी जो छात्र रहते हैं उसको बलिदान होने के लिए जो है वो बोलता है ना। तो ये बात है यहाँ पर, इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप। मनु भंडारी कृत राजनीतिक नाटक महाभोज में सक्सेना और बीसा के पात्र किस सत्य को उद्घाटित करते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि बीसा जो है वो एक गरीब हरिजन नवयुवक था, जिसको बिसु भी कहते हैं इसमें, है ना, जिसके पास हरिजन बस्ती के लिए जलाए जाने के प्रमाणिक सबूत थे, अतः उसकी हत्या कर दी गई, है ना। और एसपी सक्सेना एक ईमानदार अधिकारी है जो राजनीतिक दबाव के कारण सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को जो है वो बुरा इसमें साबित किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का मूल वैचारिक और आत्मीय स्वर क्या है? यहाँ पर बोल रहा है इसका मूल और आत्मिक स्वर क्या है। ये सनातन भारतीय पारिवारिक जो संवेदना है, जीवन मूल्य जो है, उनकी रक्षा का मार्मिक निबंध है। ये बात आप यहाँ पर याद जरूर रखेंगे। जो आधुनिक पीढ़ी रही है, देखिए देर रात तक घर न लौटने पर एक माँ, एक बुजुर्ग के मन में जो उठने वाली गहरी चिंता, जो ममत्व का भाव है, वो इसमें दिखाया गया है। और एक उसके संशय को जो है एक लोकगीत यानी कि मेरे राम का मुकुट जो भीग रहा है उसके माध्यम से जोड़कर क्या दिखाया गया है, आज की जो हमारी भारतीय पारिवारिक संवेदना है उसको स्पष्ट करने का इसमें प्रयास किया गया है। ठीक है, ये बात यहाँ पर इससे याद रखेंगे आप। अनुवाद के क्षेत्र में मशीनी अनुवाद की सबसे बड़ी सीमा क्या रही है, जिसे मानव अनुवादक ही हल कर सकता है? तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मशीनी अनुवाद में व्यंजना को पकड़ना आसान नहीं होता, यानी कि जिस मूल भाव को हम दूसरे अनुवाद में देखते हैं वो जो है मशीन नहीं कर सकती, क्योंकि मशीन में जो है व्यंजना के लिए कोई स्थान नहीं है। अलंकार शास्त्र के विरोधाभास और विभावना अलंकार में क्या मूलभूत सैद्धांतिक अंतर रहता है? विरोधाभास और विभावना में, विरोधाभास में वास्तविक विरोध न होने पर भी केवल शब्दों के कारण विरोध दिखाई देता है, जबकि विभावना में कारण के बिना ही कार्य का संपादन होता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि कुछ एक अलंकारों के बारे में आपको इसकी परिभाषा ही जो वो याद रख लेनी है। ठीक है, जैसे विभावना की परिभाषा हो जाएगी जहाँ पर आप देखते हैं कि बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जैसे बिनु कारण कार्य को होइब, ये बात याद रख लेना, सिंपल सा बात है ना। तो इसमें एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण आता है, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कि बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हो जाएगा आपका विभावना, है ना। दूसरी तरफ है आपका विरोधाभास। ठीक है, तो जहाँ पर विरोध की स्थिति दिखाई दे। हिंदी आत्मकथा के विकास में बनारसीदास जैन के बाद किस आधुनिक लेखक की आत्मकथा को मील का पत्थर कहा जाता है? ये है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, 4 भागों में जो रही है उसको आप ध्यान में रखें। क्या भूलूं क्या याद करूं, इनको क्रम वाइज लगाने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, चौथा है दशद्वार से सोपान तक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये उसके बाद बोला गया कि ये मील का पत्थर है ना, इसको ध्यान रख लेना है आपको, जो कि पाठ्यक्रम में शामिल भी है। हिंदी पत्रकारिता के विकास में सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, और इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुक्रम क्या था? तो देखिए सरस्वती 1900 में काशी से हुआ था, संपादक मंडल में ये 4-5 नाम रहे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला था, ये आप सभी लोग जानते हैं। शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का मूल स्रोत क्या था? तो ये था नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका। आसान से प्रश्न है। बीएड शिक्षण शास्त्र में पाठ योजना के अंतर्गत उद्देश्य कथन कब किया जाता है और इसका क्या महत्व है? तो ये किया जाता है जो आपका पाठ समाप्त नहीं, ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्नों के ठीक बाद। ठीक है, यही होगा ना जो आपका पाठ योजना के अंतर्गत उद्देश्य कथन, तो प्रस्तावना प्रश्नों के ठीक बाद ये होगा जब छात्र जो है वो समस्यात्मक जो प्रश्न रहता है उस पर जो वो निरुत्तर हो जाते हैं। तो इसका महत्व क्या है? महत्व इसका आपको यहाँ पर ध्यान ये रख लेना है कि ये छात्रों को स्पष्ट करता है कि आज वे कक्षा में कौन सा जो विशिष्ट विषय या पाठ जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो आज का जो आखिरी प्रश्न है, देखिए मंडी के किस ऐतिहासिक राजा को सन 1685 में बिलासपुर के राजा भीमचंद ने धोखे से बंदी बनाकर सुकेत के किले में रखा था, जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह को मंडी की सहायता के लिए आना पड़ा था? तो ये थे राजा सिद्धसेन, इसको याद रखें आप लोग, है ना। तो जो मंडी के राजा सिद्धसेन थे एक शक्तिशाली तांत्रिक विद्या
के जानकार माने जाते थे ये, है ना। उनका पड़ोसी जो पहाड़ी राजा, खासकर जो आपका बिलासपुर के भीमचंद थे, उनके साथ जो है एक लंबा सीमा विवाद चला। तो भीमचंद ने उन्हें क्या किया, संधि के बहाने जो है बुलाया और बंदी बना लिया। बाद में राजा सिद्धसेन मुक्त हो गए और गुरु गोविंद सिंह भी उसी दौरान जो है पहाड़ी राजाओं की जो अत्याचार और के विरुद्ध जो है वो सिखों को इकट्ठा करते हुए जब मंडी आ गए, जहाँ पर राजा सिद्धसेन ने उनका स्वागत किया। और तब गुरुजी ने मंडी को ये आशीर्वाद दिया था कि मंडी को जब लूटेंगे तो आसमानी गोले छूटेंगे, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपके 100 प्रश्न जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप थोड़ा सा इससे अच्छा फील करेंगे। हालांकि प्रश्न उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको जो है एक सही दिशा और आपको सही मतलब जोन में रखने के लिए जो है ये प्रश्नोत्तरी मैं समझता हूँ उपयोगी साबित होगी। तो अभी के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले सेशन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़िए, पढ़ाइए और मुस्कुराइए। बाय बाय।